भारत में जाति व्यवस्था को लेकर अक्सर दो बातें होती हैं। दो अलग-अलग बातें आपको सुनने को मिलती हैं। क्या-क्या? एक तरफ कहा जाता है कि जाति जो है वो जन्मजात है। यानी कि जिस जाति में आपने जन्म लिया है, वही आपकी जाति हो जाती है, उसी के हिसाब से आपके काम का निर्धारण होता है। और व्यक्ति उसी तरह के काम करता है, वो जन्म से होता है। वहीं दूसरी तरह की जो विचारधारा है, वो क्या करती है? वो कहती हैं कि नहीं, शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में समाज सिर्फ कर्म के आधार पे और काम के आधार पे बँटा हुआ था। लेकिन धीरे-धीरे उसमें यही जन्मजात व्यवस्था आ गई। तो इस तरह से दो विचारधाराएँ हमारे पास दिखाई देती हैं। लेकिन क्या वाक़ई में इतिहास में यही बात लिखी गई है? क्या इतिहास यही बताता है? इसका सच क्या है? क्या वास्तव में जाति प्रथा आपकी शुरुआत पेशे से हुई? क्या पिता का काम पुत्र करता था? या क्या व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदल सकता था? देखो, अगर पेशा बदल सकता है तो इसका मतलब वो जन्मजात नहीं है, और अगर पेशा नहीं बदल सकता इसका मतलब वो जन्मजात है। सीधी सी बात है। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है? फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या प्राचीन काल या मध्यकालीन भारत में जाति की व्यवस्था किस तरह से थी? क्या इसी की तरह कठोर थी जो ऐसी आज है? सबसे बड़ा सवाल ये भी आएगा इस व्यवस्था में कि आरक्षण कब आया इस कहानी में? क्यों आया? किस तरह से आया? इसके बारे में भी हम जानेंगे इस पूरी व्यवस्था में। और इस पूरी व्यवस्था को हम किसी एक इतिहासकार की विचारधारा या किसी एक विचार पे किसी ऐसे तरह से नहीं देखेंगे। इसे हम अलग तरीके से अलग-अलग उपनिषद से देखेंगे, वेद से देखेंगे, बौद्ध साहित्य से देखेंगे कि वो क्या बताता है। प्राचीन यात्रियों के बारे में भी जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा यहाँ आकर के। स्रोत जो हैं वो क्या बताते हैं। ब्रिटिश रिकॉर्ड क्या कहता है। आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था कैसे बनी, जो आरक्षण वाली व्यवस्था है वो कैसे बनी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इतिहास को समझते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था, ये जाति प्रथा, ये किस तरह से आगे बढ़ा, और पूरे प्राचीन भारत से हम देखेंगे इसको। तो प्राचीन भारत में चलिए, तो प्राचीन भारत में आपको 4 वर्ण दिखाई देते हैं। सभी जानते हैं 4 वर्ण के बारे में वर्णन है, और सबसे पहले आपको इसका सबसे पहला वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य और शूद्र थे। लेकिन क्या वास्तविक में भारतीय समाज इन 4 समूहों तक सीमित थी? ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अनेक स्थानीय समुदाय भी आपको मिल जाएंगे। उनका ऑक्यूपेशन ग्रुप्स भी अलग अलग मिल जाएंगे। तो यानी अलग अलग जातियाँ भी मौजूद हो जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे तो आप वर्ण और जाति आपको कुछ लगेगा कि एक है या अलग है। कहीं कहीं आपको एक तरह लगेगा, कहीं कहीं आपको अलग तरह से लगेगा। तो अभी हम डायरेक्ट किसी विचारधारा पे, किसी राय पे नहीं पहुंचते। इसको हम कई संदर्भों तक पहुंचेंगे, कई तथ्यों को देखेंगे, तब हम निर्णय लेंगे कि क्या ये एक है या अलग है। तो चलिए, अब सवाल हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें क्या पहले दिखाई देता है, जाति दिखाई देता है या काम। तो सबसे पहले पुराने उपलब्ध वैदिक साहित्य में हम अलग अलग प्रकार के काम और विशेषता, जो विशेषज्ञ वाले संकेत मिलते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो क्या क्या संकेत मिलते हैं उसमें कि वहाँ कृषि भी है, पशुपालन भी है, रथ निर्माण भी है, लकड़ी और धातु का काम भी वहाँ दिखाई देता है आपको। मतलब एक बात तो काफ़ी स्पष्ट है कि काम का विभाजन वहाँ पे हुआ है, और स्पेशलाइज्ड स्किल भी बहुत पुराने हैं। आपको सब कुछ ये दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ इन प्रारंभिक प्रमाणों के आधार पर आप सीधे कोई भी बात को सिद्ध नहीं कर सकते कि जैसे मान लो कि जिसका पिता कोई लोहार था, तो क्या उसका बेटा भी सिर्फ लोहार ही बनेगा अनिवार्य रूप से? वो और किसी काम में नहीं जा सकता? ऐसा है, इससे तो प्रमाणित नहीं हो रहा। इसलिए अभी हमारा निष्कर्ष इतना ही है कि भाई विशेषीकृत काम तो बहुत प्राचीन है, लेकिन ये जन्मजात अभी नहीं कह सकते। ये पूरी तरह से जन्मजात, मतलब जन्म से तो मिल सकता है कि पिता के बाद बेटा को मिल सकता है, लेकिन वो बंद नहीं था, वो दूसरे स्किल में भी जा सकता है। तो अभी वो जन्मजात वाली बात तो सिद्ध नहीं होती। अब चलिए हम उस मंत्र के बारे में बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इस जाति व्यवस्था को लेकर के सबसे ज़्यादा संदर्भ में दी जाती है। वो है ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का 10वें मंडल का स्रोत। अगर इस पूरे आप मंत्र को देखें जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो इस मंत्र के बारे में इसका सरल अर्थ ये निकलता है कि वो एक विराट पुरुष है, उनके मुख से ब्राह्मण का, बाहु से राजा का यानी क्षत्रिय का, जंघाओं से वैश्य का और पैरों से शूद्र का उत्पत्ति हुआ। मतलब ये 4 वर्ण आपको वहाँ पे साफ साफ दिखाई देते हैं। ये वैदिक सभ्यता की अभिव्यक्ति इसमें मिलती है आपको। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या आता है, क्या इससे आपको सिद्ध हो जाता है कि उस समय सिर्फ यही 4 पूरे के पूरे भारत की जाति व्यवस्था को दिखा रहे हैं, या बिल्कुल ऐसी ही जाति व्यवस्था थी कि ये सिर्फ 4 ही थे? तो इसका जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं है। यह सिर्फ एक धार्मिक और सांकेतिक वर्णन है। यह समाज का पूर्ण विभाजन और जनगणना नहीं है। यह हमें यह नहीं बताता कि भारत के हर व्यक्ति का पेशा जन्म से
जीवन भर निश्चित था, ऐसा नहीं बताता। साथ ही पुरुष सूक्त की वैदिक साहित्य को जब आप देखते हैं तो उसमें स्थिति और काल निर्धारण की जो गणना है उस पर भी आपको विद्वानों के बीच असहमति काफ़ी मिलती है कि ये किस काल में बनाया हो सकता है। कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये उसी समय से ऋग्वेद में जोड़ा गया, कुछ कहते हैं नहीं, ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया। इसलिए हम इसे इतना जरूर कह सकते हैं कि 4 वर्णों की सामाजिक व्यवस्था तो थी, जो धार्मिक अवधारणा वैदिक साहित्य में मतलब ये मौजूद थी कि 4 वर्ण वाली। लेकिन आधुनिक जाति व्यवस्था वाली जो पूरी संरचना है, जिसमें कि जन्मजात थी और बंद हो रखी है, वो वाली व्यवस्था नहीं थी। तो आप केवल इस एक मंत्र से इसे सिद्ध नहीं कर सकते कि ये जन्मजात थी। तो चलिए अब दूसरे प्रमाण को देखते हैं। अब देखते हैं छांदोग्य उपनिषद में। तो वहाँ सत्यकाम जाबाल की कथा बहुत ही आपको मिल जाएगी, जो बहुत फेमस है। उसमें सत्यकाम गौतम ऋषि के पास जाते हैं शिक्षा के लिए, और गौतम ऋषि उससे उसके जाति के बारे में यानी उसके पिता के बारे में पूछते हैं। तो वो अपने पिता के बारे में नहीं बता पाता। वो कहता है मुझे अपने पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी, चूंकि उसने अपनी बात नहीं छिपाई, इसके बावजूद भी उसको गौतम ऋषि उसको शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सत्यवादिता को देखकर और उसमें जो उसकी जो मतलब शिक्षा लेने की जो प्रमाणता है, प्रामाणिकता है, वो उसके पास से स्पष्ट दिख रही थी। तो इस कहानी से हमें क्या मिलती है? इस कहानी की व्याख्या हम अगर जरूरी तरीके से आसानी से करें तो इससे यही होगा कि लोगों के जाति को नहीं देखा जा रहा था वहाँ पे पढ़ाई में, शिक्षा में। लेकिन ये भी तो नहीं कहा जा रहा था ना कि जाति नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया कि सत्य और व्यक्ति की जो गुण है उसको जरूर महत्व दिया गया। लेकिन इससे भी ये नहीं पता चलता कि जाति व्यवस्था थी या नहीं थी। तो ये भी एक हो गया। चलिए अब हम छांदोग्य उपनिषद को भी देख लिए, ऋग्वेद को भी देख लिए, तो दोनों से अभी तक ये तो नहीं पता चला जन्मजात वाली स्थिति, अभी ये तो नहीं पता चला। और नहीं ये पता चला है कि अच्छा ठीक है, ये 4 वर्ण नहीं है और इसी के हिसाब से हो जाता है। तो चलिए अब तीसरा उदाहरण लेते हैं भगवद गीता से। उसमें गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारमपि माम विद्य। मतलब अगर इसको आप 4 वर्ण के गुण और कर्म का विभाजन को इसमें स्पष्ट रूप से मतलब बताया गया है। उसमें कहा गया कि गुण और कर्म के हिसाब से 4 वर्ण हैं उसके, लेकिन मतलब एक तरह से ऋग्वेद की बात को ही रिपीट किया गया है। लेकिन क्या इसका अर्थ ये क्या है कि केवल जाति और कर्म से तय होती थी, जन्म का कोई महत्व नहीं था इस समय? लेकिन अगर आप इतिहास को अगर इतना सरल और से निष्कर्ष निकालने लगेंगे तो आपको सही जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें और भी आगे चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो अब हम क्या देखें? अब उस समय के धर्मशास्त्र को देखते हैं, स्मृति को देखते हैं कि उस समय का जन्म, वंश, विवाह, सामाजिक नियम क्या थे। कुछ ऐसा कुछ पता चले तो उससे हमें कुछ पता चलेगा कि इस काल में क्या क्या था। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग धर्मशास्त्र की तरफ चलते हैं और धर्मशास्त्र को सबसे पहले देखते हैं, जिससे कि हमें कुछ निष्कर्ष तक पहुंच सकें कि दोनों विचारधारा जो हमने शुरुआत में मतलब अपने आप को रखा है, जिस पे हम इसको टटोल रहे हैं, उसको हम जान सकें। ठीक है, तो चलिए पहले धर्मशास्त्र की तरफ चलते हैं। तो वशिष्ठ और गौतम ने अपने धर्मसूत्र में क्या क्या लिखा है, सबसे पहले उन्हीं के बारे में देखते हैं। तो उन्होंने अलग अलग ऑक्यूपेशन बताए, मतलब अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग ऑक्यूपेशन बताएं। जैसे ब्राह्मण के लिए है अध्ययन है, अध्यापन है, धार्मिक कार्य। वहीं क्षत्रिय के लिए मतलब इस धर्मशास्त्र में बताया गया, क्षत्रिय के लिए शासन और रक्षा बताया गया। वैश्य के लिए कृषि, पशुपालन और व्यापार बताया गया। वहीं शूद्र के लिए क्या बताया गया? शूद्र के लिए सेवा बताया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो आपको ये जानना होगा कि कुछ परिस्थितियों में मतलब ब्राह्मण दूसरा ऑक्यूपेशन अपना सकता था या शूद्र दूसरा ऑक्यूपेशन अपना सकता था। मतलब ये चारों जो है अपना दूसरा ऑक्यूपेशन भी अपना सकते थे। जीविका चलाने की गुंजाइश दूसरे ऑक्यूपेशन में भी दिखती है तो वो जा सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक जगह मतलब कठोरता नहीं है वहाँ पे। तो एक आदर्श ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर तो था, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको दिखती है, मतलब उसे नकारा नहीं गया। तो अभी जन्मजात वाली बात यहाँ पर भी आपको नहीं दिखती। जैसा अभी स्थिति है कि कठोरता है कि जाति, इस जाति के हैं, आपको यही जाति में रहना है, इससे बाहर नहीं जा सकते। और अभी ये भी तय नहीं हुआ है हमारी बातों से कि धर्म वर्ण जो है वो जाति में फिक्स हो रखा है या जिस काम को कर रहे हैं उसी को कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह चलते हैं हम लोग मनुस्मृति में, तो वहाँ भी बहुत सारे काम दिखाए गए, चमड़े का काम, व्यापार, चिकित्सा, संगीत आदि, इस तरह के काम वहाँ पे दिखाए गए। मतलब और भी काम आपको अलग अलग दिखता है। यानी अगर आप देख रहे हैं तो वास्तविक समाज सिर्फ 4 वर्णों में नहीं है। ये इतना जटिल है क्योंकि मनुस्मृति बहुत सारी और अलग अलग काम को दिखा रहा है। वो बता रहा है कि जन्म, वंश, ऑक्यूपेशन
ये अलग अलग चीज़ें हैं जिसको बहुत सारी चीज़ों से जोड़ने की कोशिश की है। वहीं धर्मशास्त्र भी अलग अलग और भी ऑक्यूपेशन बता रहे हैं आपको, जैसे कृषि, सब अलग अलग बताया जा रहा है। मतलब बहुत सारे ऑक्यूपेशन दिख रहे हैं 4 कर्म के अलावा, 4 जो आपकी वर्ण है उसके अलावा। तो इससे तो यही पता चल रहा है कि आप सीधे नहीं कह सकते कि काम की विशेषज्ञता है, पारिवारिक निरंतरता है, ऑक्यूपेशन है, कम्युनिटी है, वंश है, विवाह के नियम है, ये सभी धीरे धीरे इस पूरी आपकी पहचान को बना रही है। सिर्फ वो 4 कर्म नहीं, 4 वर्ण नहीं आपकी बना रही है। यानी समाज में बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, तो ये बहुत जटिल सा सवाल है। तो इसलिए अब मनुस्मृति को भी आप कहें तो सीधे डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि एक नॉर्मेटिक टेक्स्ट है। यानी आप कहती है कि समाज को कैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर स्थान पे वही चीज़ हो रहा हो जो मनुस्मृति ने कर दिया या धर्मशास्त्र ने कर दिया। एक तरह से आपकी व्याख्या करते हैं कि समाज को कैसा होना चाहिए। जैसे आप संविधान में लेते हैं, संविधान में अधिकार है कि भाई ये आपका अधिकार है, लेकिन कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जिसको कहा जाता है कि नहीं, राज्यों को ऐसा कुछ करना चाहिए। चलिए ठीक है, अब इससे तो हमें अभी कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है, तो चलिए बौद्ध साहित्य में चलते हैं, वहाँ जातक में जानते हैं। वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है, जैसे बुनकर, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, व्यापारी, किसान और अनेक ऑक्यूपेशनल ग्रुप और भी आपको मिल जाएंगे। मतलब इन उदाहरणों से क्या पता चलता है कि पिता का ऑक्यूपेशन पुत्र को सिखाया जाता था। मतलब इससे हमारी देखिए एक महत्वपूर्ण परिकल्पना जो थी कि क्या स्किल डेवलपमेंट के लिए, जैसे आज ITI हुआ करता है या और अलग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता है, क्या उस समय वहाँ थी? तो वो परिवार था। यानी परिवार ही अपने पुत्र को या अपने वंश को आगे अपना स्किल डेवलप कर देता था। वो वहीं उसकी स्किल डेवलपमेंट हो जाती थी, वहीं उसकी ट्रेनिंग हो जाती थी। उसके लिए कोई ITI या कॉलेज के लिए खर्च नहीं करना पड़ता था समाज को या राज्य को, जैसे आज की ज़रूरत है। तो इसका मतलब था कि ये आसान काम था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्किल को ट्रांसफ़र करना। इसी कारण से आपको स्वाभाविक रूप से दिख जाता है कि ये व्यवस्था बन जाती है कि जन्मजात आपको दिखती है। तो यहाँ पे एक बात तो आपको इससे पता चल रहा है कि जन्मजात होने के कारण ये नहीं था कि आप हैं तो रूढ़िवादिता नहीं थी, ये था कि स्किल को ट्रांसफ़र किया जा रहा था। तो ये आपको जातक साहित्य से आपको ये थोड़ा सा एग्जाम्पल मिल जाता है। चलिए जातक साहित्य से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मौर्य की काल में चलते हैं और वहाँ हम देखते हैं जो बाहर से आए मेगास्थनीज था, मतलब एक यात्री जिसका विवरण देखेंगे। इंडिका में बहुत सारी बातें लिखी है, हालांकि इंडिका जो है पूरी तरह से पूरा नहीं मिलता, तो उसे बाद में बहुत सारे यूनानी जो लेखक हैं उन्होंने उसे पूरा किया है। तो उसमें भी बहुत सारी चीजों को दिखाया गया, जैसे कारीगर को, सैनिक को, निरीक्षक को, दार्शनिक को, बहुत सारे, मतलब उसने जो जो देखा समाज में, उसे विविधता तो दिखी कि डिफरेंस दिखा मेगास्थनीज को कि भारत में जाति बहुत अलग। हालांकि उसने जाति कहना सही होगा या नहीं, वो जाति को सही समझा या गलत समझा, ये कहना अभी सही नहीं होगा, लेकिन उसने ये तो जरूर देखा कि समाज जो है, मतलब अलग अलग समाज के रूप दिख रहे हैं। कोई दार्शनिक दिख रहा है, कोई सेवा क्षेत्र में दिख रहा है, कोई शिक्षक दिख रहा है, कोई सैनिक दिख रहा है, कोई राजा का सलाहकार दिख रहा है। तो इस तरह की सीमाएं दिखाई देती है, मतलब इस तरह के उसके रूप दिखाई देते हैं। तो इसलिए यहाँ आपको विभेद यहाँ पे भी दिखता है। तो अलवर्णी का देख लेते हैं। जब वो भारत आया तो उसने भारतीय समाज पे एक विस्तृत विवरण दिया। अब उसके वर्णन में आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के साथ तो दिखेंगे ही, लेकिन इसके साथ बहुत सारे ऑक्यूपेशनल कम्युनिटीज भी दिख जाते हैं जिसका उसने विवरण किया। उसने धोबी के बारे में मतलब अपनी किताब में बात की है, मोची के बारे में बात की, बुनकर के बारे में बात की, मछुआरे के बारे में बात की है, नाविक, शिकारी आदि के बारे में बात की। मतलब उसे ये, मतलब उन चारों वर्ण के अलावा ये सभी जातियां भी उसने देखी और इसके बारे में उसने कहा। तो इसका मतलब क्या है? आप सीधी सीधी उनकी बातों को मान लेंगे तो ये भी गलत होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि इतना ही सब कुछ था, इतना ही आसान था। क्योंकि अलवर्णी क्या था? एक बाहरी पर्यवेक्षक था, वो पूरी तरीके से समाज को जान नहीं सकता था। वो जो थोड़े समय में कुछ जो उसे दिखा, उसने उसका वर्णन कर दिया। तो उसके वर्णन को भारतीय अभिलेखों और स्थानीय स्रोतों से मिलाकर देखना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो हम किसी गलत निर्णय पे पहुंचेंगे और हमारी रिसर्च जो है वो गलत जगह पहुंचेगी। तो हमारी रिसर्च का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या आएगा कि कुछ जातियां पीछे कैसे चली गई। ठीक है, सभी एक साथ चल रहे थे, सभी अपना अपना काम कर रहे थे, तो कुछ जाति पीछे कैसे चल गई। मान लीजिए किसी समुदाय का पारंपरिक ऑक्यूपेशन उस समय तो बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ वो काम की मांग या आय जो है या संसाधन जो है जो भी मौजूद था, उसमें कमी आने लगी। तो क्या होगा? उस समुदाय की आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। वहीं किसी किसी ऐसे समुदाय में चले जाइए
जिसकी पहले तो कमजोर थी, लेकिन अब उसकी जो बात, उसका जो आय, उसका जो है साधन, वो सब अलग अलग हो गया। तो अब उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं सिंपल सा आज के तौर पे आप देखो, नजर डालो डॉक्टर के बारे में। अभी आपको मैंने जातक में भी बताया चिकित्सक, चिकित्सा का था, लेकिन चिकित्सा उस समय क्या था, वो साधारण सा था, वो ऐसे ज्यादा अच्छे में नहीं दिखाया जा रहा था, कमजोर दिखाया जाता है, यानी उस समय आय का कम सोर्स था। तो उस समय जो भी उसको काम करने वाले होंगे, उनकी स्किल तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उस समय उतना महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन आज क्या हो गया, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ऐसे तब बुनकर को ले लीजिए, जो बुनकर मतलब कपड़े का बुनने वाले हैं, उनकी स्थिति पहले जो भी थी, वो आज के समय में और भी ज्यादा हो गई, अगर उन्होंने अपने आप स्किल डेवलपमेंट किया, नए हैंडलूम में गए, नई इंडस्ट्री आई गई। लेकिन स्किल खराब नहीं हुआ, लेकिन हैंडलूम आने की वजह से क्या हुआ कि अब उनको उस तरह से मार्केट, उनका जो है हाथ की बुनाई वाला मार्केट कम हो गया। आप देखते हो इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, उसने बुनकरों को ही सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसी तरह आप कहारों के बारे में ले लें, पालकी वो ट्रांसपोर्ट चलाते थे, है ना, पालकी उठा के चलाते थे। उस समय पालकी की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो इसलिए उनकी भी डिमांड हुआ करती थी। तो इसलिए वो उस समय काफी ज्यादा मजबूत और उनका इनकम का सोर्स बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन जब मोटर वाहन आ गया, रेलें आ गई, वायुयान आ गया, मतलब ट्रांसपोर्ट के अलग अलग साधन आ गए, तो अब पालकी में कौन चलेगा भाई? जब पालकी में चलेगा नहीं, तो उनकी स्थिति तो दयनीय ही होगी। और अगर वो अपने ऑक्यूपेशन को नहीं बदलेंगे, तो उनकी स्थिति तो धीरे धीरे क्या, काफी दयनीय हो जाएगी। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लोहार का ले सकते हो, बढ़ई का ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे या खराब में या एक दो एग्जाम्पल से, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो उस काल में पहले कम थे और अब के समय में बहुत अच्छे हो गए। जो उस समय अच्छे थे वो अब कम हो गए। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप ऐसे बहुत सारे ढूंढ सकते हो, और मैं तो कहूंगा कि आप ढूंढ करके मुझे बताओ इसके बारे में, इस पे कमेंट लिखो। मैं जरूर चाहूंगा कि आप उसे बात करो, मैं उसे देखना चाहूंगा और हम लोग उस पर बात भी करेंगे। इससे एक चीज और भी आपको पता चलता है कि बहुत सारे लोग क्यों दूसरी जगह गए, दूसरे ऑक्यूपेशन में गए। क्यों लोग, जैसे मानो जो भूमि में थे, किसान में थे, वो किसान में क्या कर रहे थे, किसान में थे तो किसान में ही रह करके कर रहे थे। लेकिन किसी को लगा नहीं, मैं यहाँ से ऑक्यूपेशन दूसरी जगह जा सकता हूँ, अब मेरी जमीन छोटी सी है, मैं उसमें नहीं रह सकता। परिवार की संख्या बढ़ जाने के बाद तो वो दूसरी जगह जाते हैं, जो आज की स्थिति में भी मतलब समसामयिक है। तो वो दूसरी जगह जाएंगे, तो उसमें जो कुछ लोग जो उसी में रह गए, नहीं ज्यादा संख्या में रह गए, तो उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से उनकी आमदनी कम हो जाएगी। मतलब जब आमदनी कम हो जाएगी उनका, और वही कोई दूसरा दो जगह बढ़ जाता है, तो उनका ऑक्यूपेशन का सरप्लस आ जाएगा, तो वो उनको अवसर ज्यादा मिलेंगे, तो उनकी जो ग्रुप है उसमें तो बढ़ावा आएगा ही, और एक ग्रुप तो पीछे रहेगा ही। लेकिन क्या सिर्फ यही एक है क्या? इसको सीधे सीधे इसी तरह से आप एनालिटिकल मॉडल इस पे पेश कर सकते हो? क्या ये हर जाति पे लागू हो जाएगा? क्या ये एक यूनिवर्सल रूल बन जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। तो अब हम चलो आधुनिक भारत तक चलते हैं, वहां भी देखेंगे, और इसी से हम देखेंगे कि आरक्षण कब शामिल हो, कैसे शामिल हो गया। तो सबसे पहले ब्रिटिश काल में चलते हैं। तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई उसमें: आधुनिक शिक्षा, आधुनिक सरकारी नौकरियां उस समय आ गई, और सेंसस तथा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन किया गया उस समय। अब क्या किया गया कि अंग्रेज जब आए तो उन्होंने कहा कि इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे लोग हैं, अलग अलग हैं, उनको काम करने में दिक्कत आने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि चलो एक सेंसस करते हैं, और सेंसस करने के बाद उन्होंने सभी जातियों को एक, कहो कि आप बुक बना दिया, सभी जातियों का एक एक, उन्होंने उसे प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में एक तरह से डेटा तैयार कर दिया। लेकिन ये डेटा भले ही उस समय के लिए, अंग्रेजों के लिए और काम के लिए आसान हो गया, क्योंकि उन्होंने जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई उसके लिए तो आसान हो गया, लेकिन ये एक अव्यवस्थित व्यवस्था थी। जब अव्यवस्थित व्यवस्था थी, उसको जब आप अस्थायी बना देते हो, तो क्या होता है कि जैसे मानो कि कुछ लोहार जो थे किसी इलाके में वो कमजोर थे, लेकिन किसी और दूसरे इलाके में कुछ लोहार उच्च कुलीन वर्ग में आ गए थे। इसी तरह कुछ और भी थे जो जातियां थी, जातियां जिसको तथाकथित जातियां आप कहते हो उस समय के हिसाब से, वो अलग जगह पे निम्न स्थान पे थे, और किसी दूसरे क्षेत्र में उच्च स्थान पे थे। जैसे आज के समय में आप देखते हो कि एक राज्य में कोई एक जाति जो है वो ओबीसी में आता है, दूसरे जगह वो सामान्य वर्ग में आ जाता है।
दूसरे राज्य में। तो इस तरह की स्थिति उस समय भी थी। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, ये जाति भले ही वो किसी जगह उच्च जाति में हो, कहीं निम्न जाति में, तो उसने उसको एक जाति में रख दिया, भले उच्च में रखो, ओबीसी में रखो, किसी में रखो। हालांकि उसमें ओबीसी नहीं बनाया गया था, एससी एसटी और ये किया गया था। इसी तरह जाति व्यवस्था का एक शुरुआती रूप आपको दिख जाता है, जिसमें हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज ने ही जाति बनाई, जाति तो पहले से थी, और ये कठिन व्यवस्था, जो कठोर व्यवस्था थी, ये पहले से बनी हुई थी। लेकिन ये जो प्रशासनिक काम किया गया ना, यही आरक्षण का बाद में आधार बनता है, और आज भी सरकारें उसी तरह की नीति अपनाती है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे आपको आरक्षण जो है हमारे समाज में कैसे इस तरह से शामिल हुआ है। तो आपको उसका पूरा डेटा चार्ट आपको मैं एक एक करके आपको बताता चलता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि कैसे आया। तो सबसे पहले 26 जुलाई 1902 को चलता है, कोल्हापुर, छत्रपति साहू जी महाराज के दरबार में। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, बैकवर्ड क्लास को अपनी राज्य सेवा में अधिक महत्ता देने के लिए, मतलब अधिक अवसर देने के लिए उन्हें विशेष रूप से रिजर्वेशन दिया। किसने दिया? छत्रपति साहू जी महाराज ने। उन्होंने ये आदेश दिया कि 50% जो है वैकेंसी बैकवर्ड क्लास को दिया जाए। सबसे पहला आरक्षण छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया, और इस तरह की व्यवस्था उन्होंने की। ये इस तरह की व्यवस्था थी, जैसे मान लो कि कहीं पे रिप्रेजेंटेशन कम है किसी की बैकवर्ड क्लास की, तो उसको रिजर्वेशन दिया गया। तो फिर इसी तरह से आगे भी आप देखोगे कि कैसे कैसे सरकारी अफसर में किसको किसको रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे कितनी कितनी थी, कहां से मिली, ये आपको आगे भी दिख जाएगा। मॉडर्न काल तक आपको दिखता है, और आगे भी सरकारें लगातार उस पर लगातार चलते रह रहे हैं। जो संविधान शुरुआत में 10 साल तक रिजर्वेशन की बात करता है, वो लगातार अब चले जा रहा है, उसमें नया जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, और जातियों में वो जुड़ता जा रहा है। तो कैसे कैसे आ रहा है वो देखते हैं। मैसूर में मिलर कमेटी हुई, उन्होंने कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन का अध्ययन किया, जो कम्युनल, इसके हिसाब से 1921 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की इसमें व्यवस्था की। तो ये मिलर कमीशन के हिसाब से आपको मिलता है। इसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में चले जाइए 1921 में, वहां भी जो है आपको कम्युनल जो है आपका गवर्नमेंट ऑर्डर आता है कि भाई अलग अलग कम्युनिटी को कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव उनको जो है गवर्नमेंट में जॉब में अलग तरह से एक तरह से रिजर्वेशन की वहां भी व्यवस्था की गई, एजुकेशन में हिस्सा निर्धारित किया गया। इसी तरह आप आगे भी देखो ना, इसी तरह आगे भी देखो, अलग अलग आपको रिजर्वेशन के चार्ट मिल जाएंगे, आपको पूरा डेटा दिखाई देगा, ये साइड में आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे सबने रिप्रेजेंटेशन किया। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है। मैं इस पर ज्यादा डेटा के तौर पर नहीं दूंगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप आते हैं आज के समय में। तो सरकार ने मंडल कमीशन भी लाया। मंडल मतलब मंडल कमीशन आता है सरकार के द्वारा नहीं, मतलब मंडल कमीशन आता है, मंडल कमीशन आता है, और वो जो है आपको फिर ओबीसी के बारे में, ओबीसी का ओबीसी आयोग बनता है उसके हिसाब से। और ओबीसी आयोग जो है वो फिर जो एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी 27% आरक्षण देने की बात की गई। साथ ही ये निर्धारित किया गया कि 50% से आगे नहीं दिया जाएगा। तो ये सब आपको डेटा है, इसके बारे में सभी जानते हैं आज के समय, इसमें ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एक सीधा सीधे एक हिस्ट्री बता रहा था कि कहाँ से ये आया, कैसे आया, और आज भी ये लगातार चल रहा है। आज भी ये बात की जा रही है, जिसकी जितनी जाति उतना हक, इस तरह की बातें चल रही है। ठीक है, उस हिसाब से आप कह सकते हो, इसमें कोई वो गलत बात नहीं है। अगर कोई पिछड़ा है तो उसे आप आगे बढ़ा दो, लेकिन कैसे बढ़ाया जा रहा है और किसका क्या इतिहास था और किस तरह से इसे किया गया, ये आपको साफ पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ा। तो सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा रिजर्वेशन आगे बढ़ाया गया। हालांकि जाति प्रथा को एक पूर्णतः व्यवस्थित और मतलब आप कह सकते हो व्यवस्थित किया गया, वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया कि भाई इनको इस जाति में रखो, उस जाति में रखो। उससे पहले जाति व्यवस्था अव्यवस्थित टाइप की थी। अव्यवस्थित आप इस मामले में कर सकते हो कि वो फिक्स नहीं था, कोई किसी भी जाति में जा सकता था। हालांकि धीरे धीरे मतलब इस काल तक आते आते, अंग्रेज के काल तक आते आते, वो पूरी तरह से जड़वत तो हुई नहीं थी, लेकिन जड़वत सी हो गई थी। 99% जड़वत हो गई थी, और जिसका उदाहरण आपको आज के समय में भी दिखता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जड़वत नहीं थी और अंग्रेज आए तो उन्होंने जड़वत बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। था, हो गया था, क्योंकि लोग अपने स्किल को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, मतलब अपने काम को छोड़कर दूसरे ग्रुप में जाना नहीं चाहते। जो जा रहे थे वो विकास कर रहे थे, आगे बढ़े थे। अब अंग्रेज के समय में क्या हो रहा था, जो बड़े ब्राह्मण ग्रुप था, या ब्राह्मण जिसे का तो मतलब वर्ण, ब्राह्मण वर्ण वाले जो उच्च
वर्ण कर दो, सवर्ण कर दो। वो पढ़ाई लिखाई और इन सब में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने स्किल को डेवलप किया और सरकारी काम में आईएएस, आईपीएस या जो ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा था, क्लर्कियल सेवा था, क्योंकि वो शिक्षा से शुरुआत से जुड़े थे, तो इस कारण से उन्हें आसानी हुई और वो उस काम में चले गए। अब वहां क्या हुआ कि उन्हें वहां जाने के बाद उन्हें फायदा हो गया, और इस काल में जिसके पास कृषि थे उनको फायदा हुआ, क्योंकि जो जमींदार थे उस समय तक कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था थी, तो जो व्यवस्था कृषि पे आधारित है तो जो कृषि होगा उसे फायदा होगा। जैसे आज के समय में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा, वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे। आज किसान पैदा नहीं करेगा, आज सबसे ज्यादा फायदे में किसान नहीं रहेगा, आज फायदा में जो इंडस्ट्री चला रहा है वो फायदा में रहेगा। तो अलग अलग काल में अलग अलग लोग, जो अलग अलग ऑक्यूपेशन करने वाले लोग आगे बढ़ते रहे, और जैसे जैसे जो नया संचार क्रांति या अलग अलग क्रांति आएगी उस हिसाब से लोग आगे आगे बढ़ेंगे। और उस समय एक, जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल कि पहले जैसे कहार वाला एग्जाम्पल था सबसे अच्छा, कि पाल किया गया, नया रिसर्च आया, उसने उसे पीछे कर दिया, वो गायब हो गया। तो आपको इस तरह की चीजें आपको दिखेंगी। आप डायरेक्ट किसी को ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ठीक है ये यहाँ से यहाँ हो गया, इसके कारण से वो हो गया, इसके कारण से ये, सीधे डायरेक्ट आप इस निर्णय पे नहीं पहुंच सकते। तो संविधान में भी बहुत सारे बदलाव के साथ बहुत सारी चीजों को किया गया, और आपको इतना सारा बदलाव आरक्षण के साथ दिखता है। चलिए, तो अब हमारी पूरी यात्रा को एक साथ रखकर देखते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा। हमने ये देखा कि काम की विशेषज्ञता, परिवार और गुरु से स्किल ट्रांसमिशन पहले कुछ हुआ, फिर कुछ ऑक्यूपेशन का हेरिडेटरी यानी वंशानुगत होना रहा, फिर ऑक्यूपेशनल कम्युनिटीज बने और वंश बना, विवाह से, वंश से सामाजिक पहचान मजबूत होता चला गया। फिर सामाजिक प्रतिष्ठा में अंतर आया, लोगों के भूमि, शिक्षा, पूंजी और राजनीतिक शक्ति का असमान वितरण होना शुरू हो गया। तकनीकी आई और आर्थिक बदलाव आया, इसने कुछ समुदाय को पीछे धकेल दिया, कुछ समुदाय को आगे बढ़ा दिया। कुछ समुदाय एक से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो कुछ जो समुदाय थे वो बैकवर्ड में चले गए, कुछ समुदाय आपके फॉरवर्ड चले गए। फिर औपनिवेशिक क्लासिफिकेशन होता है, आधुनिक शिक्षा आती है, फिर रिप्रेजेंटेशन की बात होती है और राजनीति फिक्स हो जाती है, और फिर रिजर्वेशन का आता है। लेकिन इस सब का मतलब यह है कि जाति शुरू से केवल कर्म पर आधारित थी, ये आप नहीं कर सकते। और क्या इसका मतलब यह है कि जाति शुरू से जन्म से आधारित थी? आप इसको भी नहीं कर सकते। आज जैसी जन्म आधारित नहीं थी। मतलब दोनों ही बातों को आप सिरे से नकार सकते हो। मतलब दोनों में से कोई भी प्रमाण सिद्ध नहीं होता। तो वास्तविक में क्या है? वास्तविक में इतिहास इससे कहीं अधिक जटिल है। हमारा पूरा रिसर्च जो है वो यह निष्कर्ष पर पहुंचा है, अगर आप पूरी तरह से निष्कर्ष, संतुलित निष्कर्ष निकालो तो यह निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत में ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन बहुत पुराना रहा है। परिवार और समुदाय ने अपने ऑक्यूपेशन को, अपने स्किल को पीढ़ियों तक एक से दूसरे में पहुंचाया। कई ऑक्यूपेशन लोगों ने चेंज किया, अपनी आइडेंटिटी को बनाया, समय के साथ वो बनता चला गया, वंश और सामाजिक नियम से जुड़ते चले गए, विवाह और अन्य व्यवस्थाएं जो है उसको मजबूत करती चली गई। लेकिन ऑक्यूपेशन मोबिलिटी जो है वो समाप्त नहीं हुआ था। हर एक वर्ग एक से दूसरे काम को करने में जा सकता था, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रही। नौकरी, व्यापार, तकनीक, सब कुछ जो है अलग अलग समय में अलग अलग समुदाय की स्थिति बार बार बदलती रही है। और आज की जो आधुनिक रिजर्वेशन है, मतलब उसे प्राचीन व्यवस्था के साथ सीधा सीधा आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसका कंटिन्यूएशन है। वो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन नहीं है, वो समय के साथ बदलाव के साथ चलता रहा है। और आधुनिक युग में आप सीधे कह सकते हो कि छत्रपति साहू जी महाराज के बाद से अंग्रेजों को जोड़ करके इसने इसे एक रास्ता दिखाया और उस रास्ते पे अभी भी चला जा रहा है। भले ही उसकी सोच, उसके निर्णय लेने की जो उस समय के जो तरीके थे, उसको अभी तक समझने की कोशिश की गई है या नहीं की गई, इस पे अलग से डिस्कशन किया जा सकता है। क्या वो व्यवस्था सही थी या गलत, इस पे भी विचार किया जा सकता है।
क्या उसको इसी तरह से हल किया जा सकता था? इस पे भी विचार किया जा सकता है। यानी कि जो पीछे रह गए, क्या उसे आप अगर इस पूरे विवरण को आप देखो तो इसमें आपको साफ पता चलेगा कि वो पिछड़े क्यों? क्योंकि उसने स्किल डेवलपमेंट नहीं की, कुछ नई चीजें आ गई। तो आपको क्या करना है? उनके स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था की गई? शायद अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप क्या कहना चाहते हो? आप उस पर मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ और आगे अपनी बात रखो। हम उस पर आगे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि इतिहास का काम ये नहीं है कि आप क्या सोचते हो। इतिहास का काम है कि जो प्रमाण है ना, उसको सामने रखो और निष्कर्ष तक पहुंचने का रास्ता वो खुद निकाल लेगा। आपको उसके हिसाब से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।